नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ज्ञानेश कुमार ने जब से कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से वो चौतरफा ऐसे घिरे हैं कि शायद उनको अपना मुंह छिपाना मुश्किल नजर आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से वो विपक्ष को धमकाते हुए, या फिर मैं सीधे तौर पर कहूं कि राहुल गांधी को धमकाते हुए वो नजर आए कि आप या तो हलफनामा दाखिल करें, शपथ पत्र दाखिल करें, नहीं तो 7 दिन के अंदर उन्होंने वक्त दिया, नहीं तो माफी मांगे। और जिस अंदाज में वो नजर आ रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि हम देश के सीसी को सुन रहे हैं, लग रहा था कि हम बीजेपी के किसी नेता को सुन रहे हैं। आज जब इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं, उनके नेताओं ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने एक ऐसा चौतरफा हमला किया और साफ तौर पर उन्होंने यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि किसी भी कीमत पर जो डराया और धमकाया जा रहा है, उसको किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम रास्ते खुले हुए हैं, चाहे वो संसदीय हो या फिर कानूनी हो, और किसी भी तरह का फैसला ज्ञानेश कुमार को लेकर कभी भी किया जा सकता है। वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं और शायद वो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का, या फिर पूरा जो आदेश जो आने वाला है, जो फ्राइडे को सुनवाई होगी, उसका शायद वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि ये लड़ाई अब आर पार की संसद से लेकर सड़क तक सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश कुमार में, उसमें बेशर्मी थी, उसमें ढिठाई थी, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा था कि कैसे चुनाव आयोग एक पार्टी का पिट्ठू बनकर उसके प्रवक्ता की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब कल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खासतौर पर यह बात कही, जब सीसीटीवी फुटेज की बात की जाती है, जो अभी भी ये रूल है उसको बदला नहीं गया है कि 45 दिन के अंदर तक वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो रहेगा उनके पास, उसको लेकर आप ये देखिए कि क्या वो कह रहे हैं कि क्या आप बहनों, बहुओं, बेटियों के जो वीडियोस हैं वो आप चाहते हैं कि हम विपक्ष को दें। अब इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोई चेंजिंग रूम या बाथरूम के नहीं, बल्कि लाइनों में लगे हुए जो लोग हैं उनकी, कि कितनी बड़ी तादाद में और कब तक लोग लगे रहे, उनका सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है। अपनी खिल्ली उड़वा रहा है चुनाव आयोग, अपनी साख तो वो खो ही चुका है, अपनी बेशर्मी, ढिठाई और हठधर्मिता उसकी पूरी तरीके से उसके सबूत वो हर रोज दे रहा है। पहली बार ज्ञानेश कुमार ने सीईसी बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो लग ही रहा था कि शायद नहीं करते तो थोड़ी बहुत उनकी साख या इज्जत बची रहती, लेकिन जो बची कुची कुछ परसेंट जो उनकी इज्जत थी वो भी उन्होंने कल खो दी। और उसके बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके कुछ अंश हैं जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। और सबसे पहले आप सुनिए महुआ मोइत्रा को उन्होंने कैसे और किस तरह से ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथों लिया है, और उसके साथ साथ कुछ सवाल भी उन्होंने रखे हैं। सुनिए आप जरा उनको। The job of this election commission, which is a constitutional body with a constitutional mandate, is not to attack the opposition. Mr. Commissioner, sir, I would urge that you leave that to your political masters. I'm going to go very quickly, one by one, through some of the points that he raised and rebut them, so we can all see how ludicrous some of these claims were. Number one, the special summary revision, the SSR, concluded in Bihar in January 2025, and continuous revision was done till June. That was the list that had been signed off by the Election Commission. Yesterday, you tell us that out of 65 lakh deletions, 22 lakh were dead people who were not recorded. So what are you trying to tell us? That all the previous lists and the list on which the Lok Sabha elections 2024 were done were fraudulent, were incorrect? If that is indeed the case, then all of your election commissioners, your entire election commission, current and previous years, should be prosecuted, and this current Lok Sabha, which is based on fraudulent election lists, should be dissolved immediately. Because the credibility of the people's mandate and the legitimacy of this government is at stake. That's the first thing.
तो महबूबा मोइत्रा कह रही हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसी पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, हरियाणा के हुए हैं, महाराष्ट्र के हुए हैं, दिल्ली के हुए हैं, तो उन तमाम, अगर वो अशुद्ध थी तो उन तमाम चुनाव को, उन सबको आपको रद्द कर देना चाहिए, ये उनका सीधे तौर पर कहना है। क्योंकि कल आपने देखा कि ज्ञानेश कुमार यही ज्ञान देते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा आप ये देखिए कि कल जिस तरह से उन्होंने जो जो बातें कही हैं, अब उसका फैक्ट चेक होता हुआ नजर आ रहा है। 2 वीडियोस हैं बैक टू बैक, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहां जो ज्ञानेश कुमार ने कहा है और उसके बाद कांग्रेस ने उसका किस तरह से फैक्ट चेक किया है। ये भी आप देखिए कि जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं ग्राउंड पर जाकर, जो लोगों से खुद बात कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स के जिनको गुलाम मीडिया की कैटेगरी में रखा जाता है, वो भी जब बात करें तो उसको भी मिसलीडिंग कह दिया जा रहा है। यानी कि आखिरी और पहला सत्य सिर्फ अगर कोई बोल रहा है, या तो वो ज्ञानेश कुमार है या फिर भारतीय जनता पार्टी है। जब चुनाव आयोग फंसता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जब आप ये देखिए बीजेपी फंसती है तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आता है। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, ये पूरा देश पूछना चाहता है। देखिए आप जरा इन वीडियोस को। बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। मोदी और चुनाव आयोग दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। अच्छा। वो दोनों मिले हुए हैं। और वो मिल के चाहते हैं जितना ये गरीब गुरबा का वोट है, उस वोट को हम काट के और चुनाव जीत के हम गद्दी पर बैठ जाएं। चुनाव आयोग कहती है कि हम 11 डॉक्यूमेंट को रखे हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग जो मतदाता BLO है, एक भी प्रमाण नहीं मांगते हैं। अगर हम लोग देते भी हैं तो उसको फाड़ करके फेंक दिया जाता है, जहाँ अपलोड किया जाता है उसका फुल गारंटी मेरे पास है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगी। पांचवा बेटा, ये पांचवा देख लो। पांचवा है, पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ। 6वां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, 6वां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, 6वां पड़ेगा। 6ठा वोट। तो आपने देख लिया, एक तरफ ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि एक बार में एक ही वोट डालेगा, वहां एक नवयुवक है वो 8 बार वोट डाल रहा है और बार बार वो दबा के गिनती भी करवा रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस ने खुद जो है वो ट्वीट उनकी तरफ से की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होगी, क्या ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या मजबूर होना पड़ेगा उन्हें इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि अब इससे कम पर जो विपक्ष है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो तमाम तरह के ऑप्शंस को खंगाल रहा है। कानूनी कार्रवाई, महाअभियोग, इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो अब तलाशी जा रही हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने ये कहा कि हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी कभी भी फैसला ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से एफिडेविट मांगते हैं, शपथ पत्र मांगते हैं, लेकिन जब अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे नहीं मांगा जाता है। कल राहुल गांधी ने इसी बात को दोहराया भी, उन्होंने ये कहा
और साफ तौर पर राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ना तो हम डरेंगे, ना ही हम झुकेंगे और ना ही किसी भी कीमत पर एक भी वोट की चोरी करने देंगे। इस बार चुनाव आयोग वो नहीं कर पाएगा बीजेपी के साथ मिलकर जो वो करना चाहता है। और बीजेपी की घबराहट आप देखिए, अब बीजेपी और चुनाव आयोग को अलग अलग तो कोई भी नहीं देख रहा है, तो बीजेपी और चुनाव आयोग की आप घबराहट ये देखिए कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से आप ये देखिए, कल अब चुनाव आयोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो कैंडिडेट होगा उपराष्ट्रपति का वो कौन होगा, ये खबर भी कल ही ब्रेक की जा रही है ताकि हेडलाइंस मैनेजमेंट की जा सके। राहुल गांधी को, उनकी यात्रा को, विपक्ष की जो यात्रा है उसको हेडलाइन से हटाया जा सके और किसी भी कीमत पर उनकी यात्रा की बात ना की जा सके, क्योंकि दीवानों की तरह लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, पेड़ों पर लटके हुए हैं, अलग अलग छतों से लटके हुए हैं, जहां जैसे उनको मौका मिल रहा है वो एक झलक अपने नेता को देखना चाहते हैं। ये आलम है बिहार का। ऐसे आलम में एसआईआर वो करवा रहे हैं और उस एसआईआर से भी उन्हें लग रहा है कि वो जीत सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए अब ये बताया जा रहा है कि शायद एनडीए भी अपनी कोई यात्रा करने जा रहा है और उसके लिए कल मीटिंग भी इसको लेकर की गई है। तो सोचिए 56 इंच वाले मोदी जी जो हैं वो कितने डरे हुए और घबराए हुए हैं एक नेता राहुल गांधी से। आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मैं आपको बीच में कार्यक्रम में मैं आपको सुनवाऊंगी भी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज संसद में बहुत सख्त वो बोले हैं राज्यसभा में, वो मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ। दो मेहमानों को फिलहाल आप देख सकते हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ साथ बड़े किसान नेता हैं, लगातार इन मामलों पे वो अपनी बातों को रखते रहे। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ आप सिद्धार्थ शर्मा जी को भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी आपका भी स्वागत कार्यक्रम में और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ रविंद्र शिरोन भी जुड़ेंगे। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की यात्रा और बेशर्मी ज्ञानेश कुमार की, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए बुशरा जी, बहुत स्पष्ट है कि जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे देश के सामने खुलासा किया है और जो चीज लोगों के दिमाग में शक के रूप में रहती थी, जैसा कि हमने खुद हरियाणा के चुनाव में देखा या लोकसभा के चुनाव में देखा या महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, राजस्थान के चुनाव में मैं खुद वहां पर 1.5-2 महीने जयपुर रहा, तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में किसी हालत में इनकी सरकार रिपीट होने वाली नहीं थी। और चारों तरफ जिस तरह का माहौल इनके खिलाफ देश में है ग्राउंड पर, उसके बावजूद इनका बार बार जीतना, चाहे वो किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो, नोटबंदी हो या अग्निवीर हो, तमाम चीजों के बावजूद इनके ऊपर जो है एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर ना होना, अब लोगों को सबूत के साथ जो है राहुल गांधी ने जब इस बात को रखा तो सारे देश में एक हड़कंप मच गया है, खुलासा हो गया है और लोग ये रियलाइज कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी कोई पॉपुलर नेता नहीं है। भाजपा जो है बेईमानी से जीत रही है और मैंडेट को, जनादेश को चुराया जा रहा है। ये जो मैंडेट है ये जो है मैन्युफैक्चर्ड मैनिपुलेटेड मैंडेट है, 3M, मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट और मैनिपुलेटेड मैंडेट है। इसके माध्यम से ये लोग सत्ता में आ रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति, चुनाव आयोग इसमें जो है जिस भागीदार है इनका और अपॉइंटेड वर्कर के रूप में काम कर रहा है, उससे लोकतंत्र का आधार ही खत्म हो जाता है। और जिस कानून के बलबूते पर, जनादेश के बलबूते पर, एक वोट की शक्ति के बलबूते पर हर व्यक्ति के पास जो वो शक्ति है और वो इस देश के शासक का चुनाव कर सकता है, अपने मर्जी से किसी को हटा सकता है, ये डर खत्म हो गया है। क्योंकि किसी को इसको पता है मोदी को कि भाई कोई मुझे हटा नहीं सकता, क्योंकि चुनाव आयोग मैंने अपने हिसाब से नियुक्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 3 आदमी की कमेटी बनाइए जिसमें चीफ जस्टिस भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको इन्होंने चेंज कर दिया कानून को। वहां जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 45 दिन का इनको वीडियो दीजिए, तो इन्होंने कहा नहीं, हम 45 दिन बाद वीडियो का रिकॉर्डिंग रखेंगे। उन्होंने कहा कि भैया, अपोजिशन लीडर ने मांगा कि हमें डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दीजिए, इन्होंने कहा हम डिजिटल में देंगे ही नहीं।
तो ये जो है ना, एक इनके शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बपौती बन गया है सारा देश और लोकतंत्र, और इनका जो है कोई तानाशाही राजशाही इस देश में चल रही है, किसी को कोई भी आदेश दिया जा सकता है। और उस झूठ को ढकने के लिए कि तुम लोग पॉपुलर मैंडेट से नहीं जीते हो, ये जो कानून दिखाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, ये सारी चीजें देश के अंदर जा रही हैं। और एसआईआर आनन फानन में जो करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे मकसद साफ है। बिहार के अंदर इनके विरोध के वोट, चाहे वो मुसलमानों के वोट हों, विशेषकर यादवों के वोट हों, पिछड़ों के, दलितों के वोट हों, जो इनको वोट नहीं देते, उन सबके वोटों को काटने का काम किया जा रहा है। यही मॉडल जो है बेंगलोर की एक कंस्टिट्यूंसी में जो है राहुल गांधी ने एक्सपोज इस देश के सामने कर दिया, और उसके बाद इनको छुपने की कोई जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये तरह तरह के एफिडेविट्स है, और इससे जबकि एफिडेविट के विषय में भी कानून है, मैंने ये पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है पूरा मैंने इसमें अध्ययन किया, और इसमें साफ बताया है, अगर कानून भी देख लें जो रूल मांग बता रहे हैं ये, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, इसमें 12 नंबर बिंदु है, वो कहता है कि ऐसे ऑब्जेक्शन केवल 30 दिन में दिए जा सकते हैं, पहली बात। और अगर कोई 17 नंबर पॉइंट बताता है कि 30 दिन के बाद कोई ऑब्जेक्शन आएगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे उस सतह। और ये मांग रहे हैं 20(3) द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में इन हिज डिस्क्रिशन, वो मांग सकता है ओथ, लेकिन वो मांगे भी तो वो 17 और 12 के अनुसार 30 दिन बीत जाने के बाद वो स्वतः खारिज हो जाएगा, इन्हीं का कानून है, तो वो मांग ही नहीं सकता। तो ये टेक्निकलिटीज में उलझाने का काम कर रहे हैं। अब ये कितना ही टेक्निकलिटीज में उलझाएं, कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दें, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगते हो, और आपका जो गोली मारो ठाकुर है, अनुराग ठाकुर, उसको आपने नहीं दिया। तो बेशर्मी की हद हो गई है कि मुंह पे आदमी कह रहा है कि इसको क्यों नहीं दिया, तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपने अभी आनंद फानंद में क्यों बिहार के चुनाव से पहले किया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपने 65 लाख आदमियों का डिस्क्रिप्शन जो काटे गए वोटर लिस्ट से पहले क्यों नहीं दिया, जब चुनाव आयोग ने आपके गाल पे चपत मारी उसके बाद क्यों जारी कर रहे हो आप, तब उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। तो ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है इस वक्त। लोकतंत्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान के आधार पे, कानून के आधार पे, वो टूट चुका है। और इन्होंने कहा कि धमका रहे हैं कि आप देखिए 7 दिन के अंदर यदि आपने एफिडेविट नहीं दिया तो जो है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एफिडेविट दीजिए या देश से माफी मांगिए। अरे सुनिए श्रीमान जी चुनाव आयुक्त महोदय, तीसरा जो है ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन वो ऑप्शन है जो जो श्रीलंका में हुआ और जो है बांग्लादेश में हुआ। तीसरा ऑप्शन जो तीसरा नेत्र है शिव जी का, मतलब कल्पना करिए और प्रार्थना करिए कि जनता का वो तीसरा नेत्र नहीं खुल रहा है। जब हाथ में जूता लेकर के तुम्हारे पीछे जनता भागेगी और तुम आगे आगे दौड़ते नजर आओगे, उस तीसरे ऑप्शन पे जनता को आने के लिए मजबूर मत करना। या तो कानून के अनुसार चलो, और जब कानून टूट जाता है तो जनता के पास पुनः वो शक्ति लौट जाती है, फिर शक्ति के अनुसार चलो। अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा बड़ा दम है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। तुम कहते हो प्राइवेसी भंग हो जाएगी, अरे प्राइवेसी कैसे भंग हो जाएगी? जहां वोट डाल रहा है उसका वीडियोग्राफी थोड़ी कोई मांग रहा है। तो बाहर कितनी लाइनें लगी हुई है, वो तो आम दृश्य होता है, सभी लोग उसको देख सकते हैं। तो उसकी वजह से किसी की प्राइवेसी भंग हो जाएगी, ये सब तमाशा इस देश के अंदर हो रहा है। जी, आवाज आपकी म्यूट है। जी, आपको मेरी आवाज मिल जी, रही है? जी, अब आइए। मैं कह रही हूँ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ससुर हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहन बेटियों बहुओं के, मतलब आप ये देखिए कि विपक्ष के जो नेता हैं, क्योंकि सारा अटैक था राहुल गांधी पर ही, आप उस शख्स का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बहन बहू बेटी, आपको लगा एक ऐसा कार्ड खेल दिया जाए ताकि जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनको एक इमोशनल वो कर दिया जाए और उनसे कहा जाए सबसे ज्यादा अगर मजाक पूरे सोशल मीडिया पर आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा मजाक किसी बात का बन रहा है, सबसे ज्यादा छींचा लेदर अगर किसी चीज को लेकर हो रही है, तो वो ये सेंटेंस है। मतलब किस दुनिया में रहते हैं ये लोग, कहां से आते हैं? ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं, ये मतलब कहां पढ़े थे, कि कौन सी किताबें इन्होंने पढ़ी थी जो पढ़कर ये ज्ञान इन्होंने कल दिया है? नहीं, ये जो इन्होंने सेंटेंस मैडम कहा है ना, बहू बेटियों वाला, ये तो इतना निर्लज्जता से दिया है।
देखिए, वोटर लिस्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप खुद कह रहे हैं कौन कहाँ का वोटर है वो हम सबको देते हैं, तो इसमें कोई प्राइवेसी वाली बात नहीं हुई। वोटर को घर से निकाल निकाल करके कार्यकर्ता लाता है और कई बार ट्रांसपोर्ट भी उसको उपलब्ध कराता है, तो उसमें भी कोई प्राइवेसी नहीं हुई। वोटर लंबी लाइन में लगता है और सब एक दूसरे को देख सकते हैं कौन कौन लाइन में लगा हुआ है, उसमें भी कोई प्राइवेसी नहीं हुई। प्राइवेसी का एक ही बिंदु है कि जब आप वोटिंग मशीन का बटन दबा रहे हो तब आपने किस बटन को दबाया वो कोई नहीं देख सकता, चेहरा तो तब भी आपका देख सकता है कोई भी, और आपका नाम वहां लिखा जाता है, सिग्नेचर होता है, आपकी उंगली के ऊपर निशान लगाया जाता है, तो इसमें प्राइवेसी भंग नहीं हो सकती। कोई नहीं पकड़ सकता जाकर के भाग तूने वोट दिया है तो अब तुम्हारा हम इलाज करेंगे। तो ये जो है मतलब मैं बता रहा हूँ ये स्थिति वहीं आएगी। ये हिंदू राष्ट्र के जो है तमाम लक्षण जो है इस देश में दिख रहे हैं कि कोई कानून सम्मत बात नहीं होगी। किसी का वोट काट दो, किसी को लोकतंत्र को धराशायी कर दो, विपक्ष को गाली दे दो। और टाइमिंग देखो, जिस दिन राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे उसी दिन 10 किलोमीटर का पैच था जिसको कल श्रीमान जी यहाँ उद्घाटन करने दिल्ली में गए हैं 56 इंची कि साहब मेरा भाषण दिखाना, इसका भाषण मत दिखाना। और उसी वक्त जो है थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे छुट्टी वाले दिन भी जो है चुनाव आयुक्त आकर के। अरे भैया बेशर्मी की हद हो रही है, इनसे ये बातें अब संभलेंगी नहीं। मैं पुनः मांग करता हूँ, ये देश की सरकार अवैध सिद्ध हो चुकी है। केंद्र सरकार अवैध है, हरियाणा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, पिछले राउंड में जो चुनाव हुए इससे पहले, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ का हो, सभी के सभी अवैध सरकारें हैं। इससे पहले की जनता सड़कों पर उतरे और तुम्हारा वो हाल करे जो तुमने कल्पना नहीं की हुई हो, शांति से सुधर जाओ, इस्तीफा दे दो। उन्हें चुनाव होने की आवश्यकता इस देश के अंदर आ गई है, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं। जी जी, बिल्कुल। और अभी मनोज झा को मैं सुन रही थी, मनोज झा बहुत बेहतरीन बोले उस इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात एक कही, उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे विपक्ष हमसे सवाल पूछकर संविधान का अपमान कर रहा है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से ये कह देना चाहता हूं कि आप संविधान के पर्याय नहीं हैं, बल्कि आप इसमें जन्मे हैं। चुनाव आयोग संविधान की आड़ लेकर इसकी धज्जियां ना उड़ाए। ये बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है जैसे नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी देश का पर्याय बन चुकी है कि आप उनके बारे में अगर कुछ कहें तो आप देश का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं से लाइन जो है, क्योंकि इंस्पिरेशन तो वहीं से आ रही है ना, ट्रेनिंग वहीं से है, तो वही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सवाल पूछकर उनका अपमान किया जा रहा है, संविधान का आप अपमान कर रहे हैं। अरे आप संविधान का पर्याय नहीं, उसका एक हिस्सा है, संवैधानिक संस्था है, उस पर आपको बिठाया गया है, कभी भी उस कुर्सी से आपको हटाया जा सकता है, जिसकी पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सिद्धार्थ जी के पास में आऊं इससे पहले रविंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी स्वागत आपका। आपसे मैं एक छोटा कमेंट, ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये कहाँ जा रहा है रविंद्र जी? सवाल मेरा ये, क्या इनकी कुर्सी जा सकती है? क्या ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे? क्या इन पर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या इन पर महाअभियोग होगा? कि जिस तरह के तेवर आज इंडिया गठबंधन के नजर आए और राहुल गांधी के जो तेवर हैं लगातार, वो तो यही बता रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और कर्नाटक में तो वैसे भी जांच चल रही है। जी नमस्कार। देखिए बुशरा जी, महाभियोग की तो तैयारी हम लोगों ने देख ही ली, आज चल ही रही है। वो तो अखबारों की सुर्खियां बटोर रहा है, हर चैनल पर ये खबर आ गई है कि महाभियोग होगा। और महाभियोग का नोटिस होना अपने आप में किसी भी सीईसी के लिए कितने शर्म की बात है। ये देखिए आप, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी, इस 75 बरस का हमारा लोकतंत्र हो गया है, उसमें चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह की कभी भी तैयारी नहीं की गई है जैसी आज सुनने में आई। और उसका रीजन भी यही है कि ऐसा चुनाव आयुक्त भी कभी नहीं आया जैसा अब आया है। इसके पहले जितने भी इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा, सब पर लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया, जिससे अपने आप को बचाया, वो हम लोगों ने देखा है कि कुछ भी होने पर भी चुनाव के नतीजों पर कोई असर दिखा नहीं। एमएस गिल ने बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन वो भी कब की? रिटायरमेंट के बाद। टीएन शेषन ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कब किया? चुनाव रिटायरमेंट के बाद। तो जब पद पर रहे तब उनके ऊपर कोई सवाल उठे नहीं। उनके ऊपर सवाल उठे, नरेंद्र मोदी ने उठाए। उन्होंने बताया कि जेम्स माइकल लिंगदो किस धर्म से आते हैं। इसके पहले तो हमको नहीं पता था कि कोई भी जो संवैधानिक पद का दायित्व निभाता है वो आदमी का धर्म देखा जाता है। हमें तो पता था कि भाई उनका केवल भारतीय नागरिकता देखी जाती है और उनकी जो प्रतिभा है वो देखी जाती है। ये
हमको नरेंद्र मोदी ने इस देश को बताया कि जेम्स माइकल लिंगदोव जो है वो किस धर्म से आते हैं, और क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन जो उसी धर्म से हैं, इसलिए उन्होंने उनको जोड़ने की कोशिश की। तो इस तरह की पॉलिटिक्स तो पहले देखी गई है, लेकिन अभी जो चुनाव के कॉम्प्रोमाइज होने के, इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने के जो सवाल खड़े हुए हैं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। एक मौका था ज्ञानेश कुमार के पास कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी साख बचाने का, लेकिन वो साख भी अपनी वो बचा नहीं पाए, बल्कि इतने ज्यादा गलतियां उसमें कर दी उन्होंने कि जो लोगों को थोड़ा बहुत भरोसा हो रहा था इलेक्शन कमीशन पर, मुझे लगता है वो मौका भी उन्होंने खो दिया। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है, बुशरा जी आप सब जानते ही हैं, दिल्ली में आने जाने वाले लोग, कि वो अशोक रोड पे है, अशोक रोड पे है, और अशोक रोड पर ही बीजेपी का पुराना दफ्तर भी था, उसी रोड पे जो इंडिया गेट से पार्लियामेंट आता है, उसी रोड पर बीजेपी का पुराना दफ्तर। तो हो सकता है स्क्रिप्ट वहां से लिख के आई हो, क्योंकि वहां पर भी अभी दफ्तर तो है, इनका काम तो होता है वहां, तो हो सकता है स्क्रिप्ट वहां से आ गई हो और उन्होंने पढ़ दी, बदल जाती है ना कई बार, तो स्क्रिप्ट बदल गई होगी, किसी और को देनी थी, किसी प्रवक्ता को, और वो इनको दे दी गई हो। तो वो जिस तरह की बातें वो बोलते थे, एक उन्होंने बार बार जो इलेक्शन कमीशन बात कहता है कि 45 दिन का वक्त है। अब 45 दिन का जो वक्त है वो है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए, चुनाव याचिका के लिए, वो रिट पिटीशन के लिए नहीं है 45 दिन का वक्त। वो जो 45 दिन जो है ना, वो इलेक्शन पिटीशन के लिए है, चुनाव याचिका अलग होती है, रिट पिटीशन अलग होती है। आज हरियाणा में कम से कम 40 से 45-46 के बीच इलेक्शन पिटीशंस फाइल की गई हैं, और 5 से 10 रिट पिटीशंस फाइल की गई हैं। एसएलपी में भी जाते हैं, कई सात तरह की पिटीशंस होती हैं। केवल एक पिटीशन का संदर्भ है कि 45 दिन के बाद चुनाव याचिका नहीं हो। अब एक बात बताइए बुशरा जी, मान लीजिए अगर चुनाव जहां पर हुआ है उस बूथ में कोई झगड़ा होता है किसी का, वो तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। आपराधिक मुकदमे की तो कोई समय सीमा है ही नहीं, वो तो 10 साल के बाद भी आप जमा उसके लिए दावा कर सकते हैं, 50 साल बाद भी कर सकते हैं। तो जब आपराधिक मुकदमा अगर उस सीसीटीवी फुटेज के दायरे में कोई हो गया ऐसा मामला, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर कोई बूथ लूटने की कोशिश करेगा तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और उसकी रिपोर्ट अगर 45 दिन के बाद होती है, इलेक्शन पिटीशन उसका एक हिस्सा है, बाकी पिटीशंस के लिए दायरा खुला हुआ है और उसको इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता। तो 45 दिन की जो बात चुनाव आयोग कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को बचाने के लिए जो महिलाओं की इज्जत भी लेके आ गए हैं, उस पर भी मुझे लगता है बीजेपी ये खड़े कर देंगे कि हमने तो कई सारे महिला संगठनों से बात करी और तब जाके ये फैसला किया कि निजता को उल्लंघन हो रहा है। कोई भरोसा नहीं है चुनाव आयोग का। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जो महिलाएं इतनी जागरूक हैं, देखिए जो पहला चुनाव हुआ ना बुशरा जी देश में, सुकुमार सेन ने जो कराया पहले चुनाव आयोग में, उसमें महिलाएं अपना नाम नहीं लिखवाती थी उस जमाने में। जो खास तौर पर जो पिछड़ा इलाका है उसमें लिखवाते थे बॉबी की मम्मी, चिंटू की चाची या फलाने की बीवी, ऐसे लिखवाती थी, क्योंकि वो अपने नाम से घबराती थी, ये नहीं चाहती थी। तो उस पर जो चुनाव आयोग थे उनको जब ये बात पता लगी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, हम लोग अगर इस तरह लिखेंगे महिलाओं का नाम तो उनको एम्पावर कैसे करेंगे? हमको चाहिए महिलाएं अपना नाम लेके आए और सबका पार्टिसिपेशन हो, हर महिला का वोट बने। देखिए 1950 की बात कर रहा हूं मैं, 12-15% हिंदुस्तान की आबादी पढ़ी लिखी थी, बस महिलाओं में वो प्रतिशत और भी कम होगा। तो उस बात की उन्होंने सोचा सुकुमार सिंह ने कि भाई अगर वाकई में हमको डेमोक्रेसी बनानी है तो जरूरी है कि सब महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट हो, सब पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट हो जो 21 साल से ऊपर है। लेकिन आज देखिए वो कह रहे हैं कि निजता, अरे इतने साल 75 बरस तक उन्होंने संघर्ष किया है, तब ये दिन देखने को मिला है, तब वो लोग अपने वोट की कीमत को धीरे धीरे करके पहचानी है। आज हम लोग बड़े गर्व से ये बात कहते हैं कि महिला एक वोटर के तौर पर सामने आई है। कितने साल लग गए महिलाओं को इस बात से बाहर निकलने में कि वो अपने पतियों की बात सुन के वोट डाल देती हैं, अपने बेटों की बात सुन के वोट डाल देती। आज जब वो मजबूत होकर के सामने आई हैं तो आप उनको निजता के नकाब में ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा अचरज की बात है चुनाव आयोग जैसे बड़े पद पर। और ये संवैधानिक जो लगा रखा है, ये संवैधानिक में और गैर संवैधानिक में क्या अंतर है भाई? संवैधानिक पद वही है ना, संवैधानिक इदारा तो वही होता है ना जिसका संविधान में जिक्र है। संविधान में जिन पर चर्चा की गई, संविधान सभा में जिन पर बात हुई, वो संवैधानिक इदारा है। और जिसके बारे में संविधान में चर्चा नहीं करी वो असंवैधानिक इदारा तो नहीं है ना, वो भी तो सरकारी इदारा है।
दोनों का काम तो जनता की सेवा ही करना होता है। एक इतने सारे संवैधानिक हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, एक चुनाव आयोग ऐसा संगठन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सीधे तौर पर जनता के लिए काम करता है, जनता को जिसके साथ डीलिंग होती है। अब हमारी सीएजी से तो डीलिंग नहीं होती, सीएजी तो सरकार पर नियंत्रण करता है, सुप्रीम कोर्ट से होती है, लेकिन कितने लोग जाते हैं सुप्रीम? तो केवल चुनाव, या यूपीएससी है, कितने लोग जाते हैं? ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें चुनाव आयोग एक ऐसा संस्था है जो सीधे तौर पर आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ही आज आम आदमी से दूर होता हुआ दिख रहा है। पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, 3 घंटे की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने 2 ही बातों का जिक्र किया, एक खुद का चुनाव आयोग का, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज का। भाई ये 2 ही चीजें होती हैं क्या इस देश में? होगा ये वोटर भी तो कुछ होते होंगे ना, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो वोटर है। ये पूरे सारे जो सिस्टम है, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये चुनाव आयोग, ये बना किसके लिए? वोटर के लिए बना है ना, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे थे वो। उन्होंने बातें बताई कि हमने जो वोटिंग लिस्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी। भाई पॉलिटिकल पार्टीज से क्या मतलब है? किसी चुनाव आयोग का काम पॉलिटिकल पार्टीज को सेटिस्फाई करना हो सकता है, दूसरी प्राथमिकता हो, लेकिन पहली प्राथमिकता तो वोटर को सेटिस्फाई करना है। उसको क्यों नहीं दी गई? उसी की तो जिम्मेदारी है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बुशरा जी। ये कहा, अच्छा मेरी आवाज जरा आप खोल दें, ठीक है। तो रविंद्र जी, सवाल मेरा वही है कि मैं आपके पास लौट लूं सवाल के साथ, लेकिन आपने राहुल गांधी के लिए कह दिया कि आप एफिडेविट दाखिल करें, जो पीपीटी थी उसको आपने गलत ठहरा दिया, जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मिसलीडिंग है, मतलब किसी चीज पर बस आखिरी और पहले सत्य जो है वो उन्हीं का ही है। जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया उसको भी आपने झूठ करार दे दिया। अब अखिलेश यादव तो प्रूफ लेकर सामने आ गए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अपनी बाइट भी दी और बाकायदा तौर पर एक एक जर्नलिस्ट को उन्होंने वो रिसीविंग की जो है वो कॉपी दे दी। अब आप उसको भी झूठ जो है वो ठहरा रहे हैं, तो फिर सिद्धार्थ जी आखिरी और पहला सत्य तो फिर उन्हीं का ही है, ज्ञानेश कुमार का ही है या फिर बीजेपी का है। सवाल मेरा ये है कि इस सब में अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो आम गरीब जो जनता है, जो वोट का इंतजार करती है कि उसके लिए उसके पास अगर कोई एक ताकत है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत ताकत है वो है उसका वोट, और वही उससे छीना जा रहा है, बहुत ही बेशर्मी से, ढिठाई से छीना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, जो करना है वो कर लो। और कल जिस तरह की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी अबे तबे वाली, कि ये करना है तो कर दो वरना मैं तुम्हें देख लूंगा। दिस वाज लाइक दैट। मतलब मैं सरप्राइज थी, मैं शॉक थी, मुझे लगा कि शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। ये एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, ये चुनाव आयुक्त हैं, भले ही इनकी किसी पार्टी से कुछ इनका कुछ भी रहा हो, लेकिन है तो एक संवैधानिक पद पर। कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ आ गया है हमारा लोकतंत्र? ये बचा भी है कि नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है अब। जी बुशरा जी, बात ऐसी है ना कि भारत में औसत जनता इतनी ज्यादा शांति प्रिय होती है कि सड़क पे अगर हो हल्ला हंगामा हो जाए तो 10 मिनट के अंदर सड़क सुनी हो जाती है। हम लोग इतने शांति प्रिय हैं कि पड़ोस में जो थाना है ना, उसमें भी एक दिन हम लोग जाने की हिम्मत नहीं करते हैं कि मेरा थाना है भाई, कम से कम देख के आ जाऊं कि थाना कैसा है, पुलिस वाले कौन है। तो भारत में लोग हल्ला गुल्ला, आक्रामकता को पसंद नहीं करते, और कल जो चुनाव आयोग कर रहा था वो आक्रामक था। और अगर आप आक्रामकता दिखाओगे तो आपकी विश्वसनीयता घट जाती है। इसका प्रमाण यह है कि आज ही सीएसडीएस का सर्वे आया है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये 3 राज्य जहां पर भाजपा की ही सत्ता है, वहां पर भाजपा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 20% से कम है जनता के बीच में। तो होता यह है कि भारत में लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की जनता, औसत जनता आक्रामकता को पसंद नहीं करती। कहीं पर अगर सड़क में भी हल्ला गुल्ला हो जाता है तो सड़कें सूनी हो जाती है। वैसे में अगर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था अगर धमकी देने वाली बात करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ढिठाई। बिहारी में इसे कहते हैं थेथराई। तो थेथराई जब कोई करता है तो आप होता यह है कि सामने वाला अगर थेथराई कर देता है तो सज्जन आदमी ना अकचका जाता है, उसको वो जवाब देते हुए बनता नहीं है। जिस तरह से अचानक जिस समय द्रौपदी का चीरहरण कर दिया था दुर्योधन और दुशासन ने, तो सारे पांडव सख्ते में आ गए थे, उनको समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। इसीलिए रामायण में इसको कहा गया है, खग समझहि खग ही की भाषा,
खग जो होता है ना, उसको थोड़ा सा उसकी भाषा में समझाना चाहिए। अब जैसे उन्होंने दो चीजें आज बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई हैं, सभी चीजों को मैं लूंगा, चुनाव आयोग ने कल जो ठोस बातें की, लेकिन जो दो चीज बहुत हाईलाइट हो गई है, जनता के बीच में हेडलाइन बन गई है, उसको पहले लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष को वो कुछ नोटिस देने वाले हैं, उनको कुछ करना चाहिए, उन्होंने चुनाव आयोग पे सवाल किया। तो ये है भाजपा का एक ट्वीट, ये भाजपा का 2014 में ट्वीट है, जिसने भाजपा ने खुद ही बोला है कि चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र संस्था नहीं है, हम लोग उसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना वो चुनाव आयोग जो है एक नोटिस नड्डा जी के घर के बाहर बारिश में बहुत सारे खड्डा हो गया होगा, एक आध खड्डे में कम से कम जाके एक नोटिस गिरवा दे, राहुल गांधी को बाहर में दे, नड्डा जी के घर के बाहर वाले खड्डे में एक नोटिस दे दे, तो समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कुछ तो महिलाओं की इज्जत का हनन हो जाएगा। तो जिस समय चुनाव होता है उस समय तो आप टीवी पर दिखाते हैं कि महिलाएं अंदर जाके वोट कर रही थी, उसमें भारत की राष्ट्रपति खुद महिला है, वो भी वोट करते हुए आपने दिखाया था। तो आप क्या कह रहा है चुनाव आयोग? राष्ट्रपति जी को कह रहा है कि मेरे ऊपर एक मानहानि का दावा ठोक दो, मेरे निजता का हनन कर दिया है करके, क्या कह रहा है? ये तो यही कहोगे, तो ये तो आबेल मार कर रहा है, उड़ता तीर ले लिया उसने। आप अगर निजता का हनन की बात कर रहे हो तो भारत की राष्ट्रपति को तो आपने वोट करते हुए देखा ही है, सब लोगों ने देखा है। तो भारत की राष्ट्रपति महिला है, तो क्या चुनाव आयोग कह रहा है कि मैंने भारत की राष्ट्रपति का निजता का हनन कर दिया? तो ये देखते थराई की बात ना, इनको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, जवाब दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको एक चीज ध्यान में रखना है। अब आता हूं ठोस बातों पर, जो कल चुनाव आयोग ने कहा था। एक साधारण सा फॉर्मूला है, सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि सज्जन लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा केवल अपनी कर्तव्य की चिंता करते हैं, उनको अधिकारियों की, अपने अधिकारों की चिंता नहीं करते। लेकिन जो धूर्त होता है वो हमेशा खुद के अधिकार को बढ़ाता रहता है, लेकिन सज्जनों को उपदेश का कर्तव्य का उपदेश देते रहता है। जो कल केंचुआ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई बार उसने ये बताया कि उसके पास क्या क्या अधिकार है, किस किस धारा के अंतर्गत क्या क्या अधिकार है। एक बार भी उसने क्या ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव, भारत की जनता के लिए निष्पक्ष चुनाव का जो मेरा कर्तव्य है वो मैं निभाऊंगा? एक बार भी उसको मैंने कहते हुए नहीं सुना। उल्टे उसने बिहार के 65 लाख सज्जन, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, वोटकट्टल जनता, बिहार में आजकल ना एक शब्द चल गया है, जिन जिन का नाम नहीं है कहता अच्छा तुम वोटकट्टल जनता हो क्या? तो वोटकट्टल जनता को कानून की सारी जटिलता बता दी। आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो एक आध बार ज्ञानेश कुमार जी ने यह भी कहा कि फॉर्म ऐसा है, थोड़ा वो जटिल प्रक्रिया है लेकिन वो करना पड़ेगा। अब आप बिहार के 65 लाख सज्जन, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, वोटकट्टल जनता को कानूनी जटिलता बता दी। जो बाढ़ से जूझ रहे लोग अपने आप में कर ही नहीं सकते हैं, बाढ़ में जो जूझ रहा है वो कानूनी पेचीदगी को कैसे करेगा? इसका मतलब ही है, मुझे जो लग रहा है, कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका सुना, देखिए होता यह है ना बुशरा जी कि जिस मैच में बल्लेबाज टीम को जिताने के बदले खुद का विकेट बचाने के लिए खेले, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो टीम मैच हार रही है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को निष्पक्ष चुनाव का कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन 1 दर्जन विपक्षी राजनीतिक दलों के आरोपों का खूब सारा जवाब दिया। मुझे बताइए कि इस देश में 140 करोड़ जनता महत्वपूर्ण है या 12-15 विपक्षी राजनीतिक दलों का आरोप महत्वपूर्ण है? इसका मतलब स्पष्ट है। मुझे लगता है कि ये जो इसके केंचुआ के जो आका है ना, उन्होंने केंचुआ को अपने हाल पे छोड़ दिया है एसआईआर पर, और उसके सदस्य जो हैं वो आईएएस, वो अपने आप को, देखिए वो जो भी व्यक्ति होता है वो भले संवैधानिक पद पर बैठा हो, लेकिन वो किसी न किसी संस्था का अध्यक्ष तो बाद में बनता है, लेकिन वो नौकरशाह पहले होता है। और कल जिस तरह से वो लोग बोल रहे थे वो देख के उसके सदस्य संवैधानिक संस्था के तरह बात करने के बदले आईएएस ऑफिसर की तरह बात कर रहे थे, जो अपने कारनामों को कानूनी ढाल के पीछे छुपा रहे थे कि देखिए मैंने ये किया है, देखिए ये मैंने किया है, देखिए मैंने नहीं किया है, कानून के फलाने धारा में लिखा हुआ था इसीलिए मैंने ये किया है। तो मुझे ये बताइए कि ये कहना कि आपको अगर किसी चीज का कंप्लेंट करना था तो पहले करना था, अभी कंप्लेंट करने का मतलब नहीं है। तो प्रज्वल रेवन्ना ने भी ना ऐसा ही कुतर्क कोर्ट में दिया था कि बलात्कार हुआ बहुत पहले, आज आप मुझे उस पर केस अभी क्यों कर रहे हैं? तो उसको जेल हो गई। 3 लोगों को ध्यान ही नहीं आता है कि कोई चीज अगर गलती होती है ना, शिवरन जी ने कहा कि अपराध हो जाता है तो 10 साल बाद भी केस खुल सकता है। तो केचुआ ने कल क्या एक बार में बताया कि जब भारत, देखिए बिहार में आप जाइए ना, बिहार की जनता एक ही चीज पूछ रही है। बिहार की जनता साधारण है और बहुत सीधी सी बात पूछ रही है। एक तरफ तो जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो वोटर घट कैसे जाएंगे भाई?
मुझे ये एक सीधी सी चीज बताइए कि एक तरफ अगर भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो वोटर घट कैसे जाएंगे? और उसमें भी एसआईआर में अगर 6,000, 5,000, 10,000 वोटर घट गए होते तो समझ में आता। एक साल के अंदर में आपने 65 लाख लोगों का वोट खा लिया, और वो भी खाया है सिद्धार्थ जी, किसका? ये जो आपने 65 लाख की आप जो बात कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 65 लाख के को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्यूसडे तक आपको बताना होगा, अब चुनाव आयोग ने बता दिया है, रीजन लिख दिया है कि क्या क्या किस किस की वजह से नाम काटा गया है। लोगों के मन में अब सवाल ये है कि ये आपने रीजन तो दे दिया है, लेकिन अगर वो शख्स जिंदा है, अगर उस शख्स के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो शख्स के पास वो तमाम चीजें हैं जिससे वो प्रमाणित करे कि वो वोटर है, नागरिक है, तो फिर क्या? आपने तो एक तरह देखिए, की खानापूर्ति कर दी, आपने वो लिख दिया। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रविंद्र जी, आवाज खोलिए रविंद्र जी की। मैं ये पूछ रहा था रविंद्र जी, सिद्धार्थ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही क्या? आवाज नहीं आ आ रही? रही है। हेलो हेलो हेलो। मैं ये आ पूछ रही, रहा आ हूँ रही, कि आ ये रही, जो वोटिंग इन्होंने कहा था वेबसाइट बनाएंगे, वो बन गई क्या सिद्धार्थ भाई? अगर आपकी जानकारी में हो, आप वही हो ना शायद पटना में? जी, वो लिस्ट तो बनी है, लेकिन अभी तक मैंने पिछले 2 घंटे में 4 बार खोलने की कोशिश की वो वेबसाइट, अभी तक वो वेबसाइट खुल नहीं रही है। वेबसाइट का नाम तो मेरे आपने पास आ गया है। झूठ बोला कि हर जिले की वेबसाइट बना दी, देखिए। हाँ, लेकिन मंगलवार तक समय है, क्योंकि कल तक इनके पास समय है, तो हो सकता है हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कल तक का समय दिया है तो कल तक का कहेंगे। लेकिन कल मजेदार एक बात और कही थी चुनाव आयोग ने। कल कहा, आप ध्यान से सुने तो, चुनाव आयोग ने कल ये कहा कि उसके पास ना केंद्रीय चुनाव आयोग के पास केवल 800 कर्मचारी हैं जो 100 करोड़ जनता के वोट को संभालते हैं। अब आपके डीबी लाइव के दर्शकों को सोचना है कि एक केंचुआ का कर्मचारी 12.5 लाख वोटरों का हिसाब रख सकता है क्या? भगवान के अवतार राम जी की सेना में भी इतने सारे योद्धा, 12.5 लाख योद्धा राम जी भी हैंडल नहीं कर पाते थे। जो काम राम जी नहीं कर सके, उनके भक्त जी कैसे कर लेंगे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना, चुनाव प्रक्रिया में जनता को अगर ये एसआईआर करते, उसमें से 6,000, 5,000, 10,000 लोगों का नाम कहीं छूट गया होता तो इतना बड़ा हल्ला हंगामा नहीं होता। 65 लाख लोगों को इसने अजगर की तरह जो निगल लिया है। अब दिक्कत ये आने वाली है। अब सबसे एक मजेदार बात कहता हूं, मुझे पता नहीं, शायद मैंने पिछले बार आपके डीबी लाइव कार्यक्रम में कहा था कि नहीं। भारत में चोरी होती है, एक होती है, हम लोग समझते हैं चोरी क्या होती है, लेकिन चोरी की एक कानूनी परिभाषा भी होती है। धारा 378 के अंतर्गत चोरी की कानूनी परिभाषा है कि किसी दूसरे की संपत्ति को क्या कहते हैं, बदमाशी से अगर कोई छीन लेता है तो उस पर धारा 378 लग जाती है। ठीक है, किसी दूसरे की संपत्ति का, अगर मैं किसी दूसरे की संपत्ति को धोखेबाजी से मैंने उठा लिया, उसका मैंने हड़प लिया, तो वो क्या होता है, चोरी बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अगर खो गया तो थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया तो थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए, आपका पासपोर्ट खो गया तो थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए। अब मुझे बताइए, जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है, इसमें जितने लोग जिंदा हैं और उनके पास वोटर कार्ड है, वो तो जाके थाने में बगल में कंप्लेंट कर सकते हैं ना कि ये रहा जिंदा, और मेरी संपत्ति का आनंद हो गया, मेरी संपत्ति तो चुनाव आयोग खा गया है। तो मेरे ख्याल से जब ये क्या वोट अधिकार यात्रा विपक्ष की चल रही है बिहार में, वो 2000 किलोमीटर घूमेगी, तो सोचिएगा जैसा मैंने कहा वैसे 2 लोगों को योगेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया था। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मिलॉर्ड मैं फलाना हूँ, राम हूँ, श्याम हूँ, देखिए मैं जिंदा हूँ, मेरा वोट खा गए हैं। तब तो पूरे देश में हंगामा हो गया था। ये 2000 किलोमीटर की यात्रा में अगर ऐसे 2000 लोग मिल गए और ये 2000 लोग पड़ोस के अपने थाने में कंप्लेंट एफआईआर कर दी है केचुआ के खिलाफ कि देखिए मेरी संपत्ति को चोरी कर लिया गया है, तो इनको तो ना एफआईआर में थाने घूमते घूमते इनके पसीने ढीले हो जाएंगे। तो सिद्धार्थ जी, पहले राहुल गांधी ने उनको आप भूत कह लें, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कह दिया ना वो मर गए हैं। उन लोगों के साथ चाय पी थी पहले राहुल गांधी ने, और अब आज जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन लोगों से, बड़ी तादाद में वो लोग थे, औरंगाबाद में उनसे मुलाकात की है जिनके नाम काट दिए गए हैं, और जिन्होंने कहा कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट किया है। आप सोचिए, उनके नाम काट दिए गए हैं और वो लोग सामने आकर खुद कह रहे हैं। अब चुनाव आयोग उनके माथे पर भी एक ठप्पा लगा दे और कह दे कि भाई मिसलीडिंग, यही तो कर रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो सिर्फ यही कर रहा है, हर चीज को मिसलीडिंग ही कह रहा है ना, तो उनके माथे पर भी एक ठप्पा लगा दे, कह दे मिसलीडिंग, आप झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए मेरे ख्याल से कल जो मेरे ख्याल से
कल जो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने इतवार को जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुझे लगता है कि एसआईआर मामला राजनीतिक रूप से बीजेपी के विपक्ष में जा चुका है। बीजेपी को पता है, उसके आकाओं ने ये गरम आलू, एसआईआर नाम का गरम आलू चुनाव आयोग को दे दिया कि भैया ये तेरी चीज है, तू संभाल। अब चुनाव आयोग के साथ दिक्कत ये है कि वो कह रहा है कि मैं ये काम किया तो ऊपर वाले के कहने पर, लेकिन अब मैं बोल नहीं सकता कि मैंने ऊपर वाले के कहने पर किया, इसीलिए वो कानून के कुछ कागज लेके खड़ा हो गया कि देखिए मैंने ये किया ना, फलाने कानून के अंतर्गत किया, ये किया मैंने फलाने कानून के अंतर्गत किया। तो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बहुत आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रहा था, लेकिन वो बचाव का डिफेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्योंकि उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने एसआईआर क्यों किया। वो कह रहा है कि हुजूर मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मुझे आप चुनाव आयोग वगैरह बाद में हूं, मेरी नौकरी पहले है, मैंने कोई भी निर्णय खुद से नहीं लिया, फलाने कानून के अंतर्गत लिया। अगर आप किसी के ऊपर सजा देना है तो कानून को सजा दीजिए। ये एक ना पुराने जमाने में अंधेर नगरी चौपट राजा एक कहानी हमने पढ़ी थी कि मुजरिम के साइज का फंदा बनाने के बदले ना पहले फंदा बना लिया, उसके साइज का मुजरिम खोजने की कोशिश की, तो अंत में राजा का ही गर्दन पीट बैठा उसमें। ये हो जाएगा। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो तो लाजवाब होते ही हैं। पुष्पेन जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि हर चीज़ को चुनाव आयोग मिसलीडिंग कह रहा है। अब जो लोग खुद सामने आकर कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर भी गए हुए हैं ग्राउंड पर, वो जब बात कर रहे हैं उनसे खुद आकर, मतलब आपको ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं है आप बिहार में जाकर। आपके पास खुद लोग चलकर आ जाएँगे और वो आपको बताएँगे कि सर देखिए, मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे मेरा नाम काट दिया गया है। जो मरे हुए हैं वो जिंदा हैं, जो जिंदा हैं वो मरे हुए हैं, और उसके बाद हर चीज को मिसलीडिंग चुनाव आयोग कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये ज्वालामुखी जो बन चुका है, क्या ये फटने की कगार पर है? क्योंकि जिस बड़ी तादाद में इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, पेड़ों पर लटके हुए हैं, गर्मी का आलम है, उमस है, बाढ़ है, उसके बाद भी हजारों की तादाद में लोग हैं इस यात्रा में। क्या बता रहा है ये कि इस सब के बाद भी बिहार हाथ से निकल गया है? तभी तो आप देखिए ना कल संडे में क्या क्या नहीं किया गया हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए, और फिर भी नहीं हुआ कुछ भी। देखिए बुशरा जी, ह्यूमन नेचर ये है कि अगर आप किसी की पेंसिल भी बिना उसकी परमिशन के ले जाओगे तो आदमी को बहुत बुरा लगता है। चाहे आदमी वोट ना देने जा रहा हो, 60%, 67% वोट डलता है तो 2/3, 1/3 तो लोग वोट नहीं देते, कई कई चुनाव तक नहीं देते। लेकिन उनको ये मालूम होता है कि वोट देने का अधिकार मेरे पास है और जब मैं चाहूं तो उसको एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो ये अधिकार छीनने की वजह से जबरदस्त रिएक्शन पूरे बिहार की जनता में जाएगा कि भाई जब इनका वोट कट गया तो इनकी कल को पेंशन भी कट सकती है, इनकी अन्य सुविधाएं भी कट सकती हैं। तो मेरा तो सुझाव आपके माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस को यह है कि जो 1 सितंबर को शायद इन्होंने बिहार में रैली इनकी कंक्लूजन में रखी है, जो वोट अधिकार यात्रा, रैलियों में आपने भी कवर किया है, अलग अलग पवेलियन बने होते हैं। एक पवेलियन ऐसा हो जो चुनाव आयोग द्वारा घोषित मृत घोषित व्यक्ति, एक हो चुनाव आयोग द्वारा लापता घोषित व्यक्ति और ट्रांसफर हो गए व्यक्ति, ऐसे 3-4 जो है पवेलियन बना करके उन लोगों को उस पवेलियन में डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाए और जो है उनके ऊपर वो लगा दिया है बोर्ड कि भैया चुनाव आयोग जिन लोगों को मृत ट्रांसफर यहाँ से चले गए या और तरीके से उनको कर रहा है, वो तो ये बैठे सामने दीजिए इनका जवाब। जब वो लाखों की तादाद में होंगे तो सारे देश का जो है भ्रम टूट जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है। और जब इस विषय में इतिहास लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी का पतन क्यों हुआ, तो उसमें ये चीज निकल के आएगी कि नरेंद्र मोदी के पतन के पीछे 3 व्यक्ति थे। नंबर 1 थे ट्रंप, नंबर 2 थे राहुल गांधी और नंबर 3 थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता। इन तीनों ने जो है ऐसा त्रिशूल बनाया कि नरेंद्र मोदी का संहार, मतलब दूसरे किस्म का संहार राजनीतिक रूप से वो हो गया। तो ये चीज जो है जनता के बीच में जा चुकी है और ये भयंकर तरीके से चुनाव हारेंगे। चुनाव में बहुत भयंकर धांधलियां होंगी और आज ही मैं बता रहा हूं आपको, आप देखना जो एमएलए की सीट होती है उसका रिजल्ट लगभग 5-6 घंटे में आ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी सीटें इतनी नहीं होती हैं। लोकसभा का फिर भी 5-6 बजे तक आता है, लेकिन 4-5 घंटे में आ जाता है। इसकी गिनती 12-12, 1-1 बजे तक चलेगी। हर जगह लाठीचार्ज होगा, बिजली काटी जाएगी,
बीच में मशीनें खराब हो गई, ये हो गई, वो हो गई, बहुत तमाशा इसमें होना है। सर्टिफिकेट सही दिए जाएंगे, लेकिन लाठी लेकर के जनता को, जिस तरीके से जनता अपने खजाने की रक्षा करती है, बहनों की रक्षा भाई करते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा, परिवार की रक्षा जो है एक हस्बैंड करता है, उसी तरीके से आपको वोट के अधिकार की रक्षा करनी है। और वो रिजल्ट, चाहे रिजल्ट तो फिर इनके खिलाफ ही आएगा, उससे पहले ही पुनः मैं आपके चैनल पे मांग करता हूँ, ये कारें बनी हुई हैं और मिली भगत से सरकार हुई है, इनको 1 मिनट भी गद्दी पे रहने का कोई जो है अधिकार नहीं है। ज्ञानेश कुमार को जाए, चाहे इम्पीचमेंट हो या जिस भी तरीके से हो, और इस सारी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, वरना तो कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो अपना आदमी चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगा और फिर सदा सदा के लिए जो जीवन भर प्रधानमंत्री बना जाएगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। इसके खिलाफ अब जनता को सड़कों पर उतरकर जंग छेड़ने की आवश्यकता है। जी, एक प्रश्न बिल्कुल। छूट गया है, रविंद्र जनता भाई को के अब लिए है देखिए वो। कि रविंद्र जी, रविंद्र जी एक प्रश्न का जवाब और दे देना जब हरियाणा की बात आए, कि जो पिटीशन डली थी उनका वास्तव में क्या हुआ। जहां तक मुझे याद है कि किसी की पिटीशन पे आज तक किसी का चुनाव खारिज नहीं हुआ, शायद इंदिरा गांधी के बाद कोई नहीं हुआ। तो 1-1.25 साल से उन पिटीशन का क्या हो रहा है, उसका भी हरियाणा वाले को आप थोड़ा बता दें। जी जी। और रविंद्र जी, संक्षेप में मैं ये भी, लोगों के अब जहन में ये सवाल है कि ट्यूसडे तक अब चुनाव आयोग को ये सब कुछ करना है जो उनसे कह दिया गया है। तो जो 65 लाख, जो मैंने सिद्धार्थ जी से भी पूछा था सवाल, कि जो 65 लाख जो जिनके नाम काट दिए गए हैं मतदाताओं के, उनके बारे में उन्होंने रीजन दे दिया गया है। ये कहा गया था कि अगर कोई एक शख्स भी जिसके पास आधार और उसके पास वोटर आईडी है, उसका नाम अगर काट दिया गया है तो वो अपने आप को रिक्लेम कर सकता है, यानी कि आप उसका अपने बारे में सामने वो आकर ये कह सकता है कि मैं तो हूँ मतदाता, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो क्या उसका नाम रख लिया जाएगा? ये 65 लाख के आगे जो रीजन लिख दिया गया है उसके तो कोई मायने नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तमाम लोग तो सामने आके खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम तो जिंदा हैं, उनमें से ज्यादातर लोग सामने आ रहे हैं करके। तो फिर इसका क्या मतलब है इस पूरी एक्सरसाइज का? असल में बुशरा जी क्या है कि जो नियम है ना, कानून जो है, वो कानून ये तो कहता है कि वोटर कैसे बनाया जाए और वैसी प्रक्रिया है वोटर कैसे डिलीट किया जाए, लेकिन डिलीट करने के बाद वोटर को वापस कैसे लिया जाए वो कहीं लिखा नहीं है। डिलीट अगर किसी का नाम होगा, कल बुशरा का नाम डिलीट हो गया वोटिंग लिस्ट से और आपने कागज जाके दे दिए, तो बुशरा का नाम वापस जोड़ दें, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया ये है कि आपको नए सिरे से अपना कागज देना पड़ेगा कि मैं बुशरा हूं, मैं 18 साल की हूं और अब मेरा नाम जोड़िए, जैसे कि 18 साल के युवक का होता है, वैसा ही प्रोसेस होगा। आप एक नए मतदाता के तौर पर एंट्री करेंगे, ये नियम। वापस उसको रिवाइव करने का कोई नियम है ही नहीं। डिलीट हो गया तो नए सिरे से आओ, जैसे नया वो फॉर्म से जो भरना पड़ता है वो फॉर्म भरो और आप नए मतदाता के तौर पर एंट्री करोगे वोटिंग लिस्ट में। और टाइम है, ये है हाँ, ये है नियम। लेकिन अगर क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें जो है वो इन्वॉल्व है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नया इसके लिए नियम बना दे कि उन लोगों का वोट गलत तरीके से काटा गया है उनको कोई रियायत दे दी जाए, लेकिन अभी तक नियम ऐसा है नहीं। एक बात। दूसरी, जो पुष्पेंद्र भाई ने पूछा, हरियाणा में जो इलेक्शन पिटीशंस थी पुष्पेंद्र भाई, वो सब इलेक्शन पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में जाती है। वो तमाम पिटीशंस हाई कोर्ट में लंबित हैं और उनमें कई तरह की, किसी में त्रुटियां हैं तो उनको दुरुस्त किया गया है। 1 साल उसमें बीत गया, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि उसमें सुनवाई में कोई बहुत पॉजिटिविटी आई हो। लेकिन देखिए, प्रोसेस थोड़ा स्लो सारे मामलों में ही होता है, केवल इलेक्शन में हो ऐसा नहीं है, बाकी मामलों में भी इलेक्शन का कोर्ट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो ही रहता है। सुनवाई उसमें चल रही है और उसमें देखिएगा कि कई तो ऐसी पिटीशंस हैं जो प्रथम दृष्टिया इस तरह की दिखती हैं कि भाई इसमें तो वाकई गड़बड़ हुई है। एक का एग्जांपल बस मैं दे देता हूँ, समय कम है। उचाना की जो विधानसभा है जिसमें 32 वोट से हार जीत हुई है, उसमें एक 250 वोट का बंडल, 250 वोट का बैलेट पेपर्स का एक बंडल था कागज के लिफाफे में, उसके ऊपर एक स्कैनर था। उस स्कैनर में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उस वोट को 250 वोटों को काउंट ही नहीं किया गया और हार जीत हो गई 32 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार की। और बैलेट पेपर्स में, जैसे आप जानते हैं, बैलेट पेपर्स में 90 में से 76 सीट पर बीजेपी हारी है, कांग्रेस जीती थी। अगर इसको गिन लिया गया तो पूरी संभावना है कि यहां भी नतीजा बदल जाए। तो इस तरह के मामले कई सारे हैं
इनका जब फैसला आएगा तो ये भी एक विस्फोट ही होगा कि इतनी सारी पिटीशन जो है लंबित हैं, टाइम लगेगा, टाइम लग ही रहा है, 2-3 साल शायद और लग जाएं, लेकिन जब फैसला आएगा तो राहुल गांधी वाली बात कहीं ना कहीं सत्य साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, लास्ट कमेंट आपका, फिर मैं कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगी कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस हो या विपक्ष हो, बिल्कुल एकदम से जिस मोड में उनको देश देखना चाहता था उस पूरे मोड में वो फिलहाल नजर आ रहे हैं और हर तरीके से अटैक किया जा रहा है, क्योंकि ये बात किसी विपक्षी पार्टी दल नेता की नहीं है, ये बात 140 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की है और उसमें से जो 100 करोड़ वोटर हैं ये उनकी बात है, जिसकी बात वो कल कर रहे थे ज्ञानेश कुमार और बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वो तो हमें पता है कि वो तो एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये प्रेशर, ये ज्वालामुखी इतना बड़ा हो गया है कि वो जनता इतनी बड़ी तादाद में जो कुत्तों के लिए बाहर आ सकती है, क्या अपने अधिकार के लिए वापस आ सकती है? क्योंकि आप ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बाहर जाता है तो कह दिया जाता है देशद्रोही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बाहर, लेकिन हमने देखा कि जब कुत्तों का मामला आया तो लोग बाहर निकले, आंदोलन किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने बात कही। क्या अपने अधिकार के लिए बाहर नहीं निकलेंगे? जी देखिए, एसआईआर का मामला क्योंकि अभी बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, लेकिन जहां पर इसका असर हो रहा है वहां पर आप लोगों को देख रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, आपके विजुअल्स बता रहे हैं कि ये यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां पर हजारों लोग सामने आ रहे हैं, कोई पेड़ पे भी चढ़ के देख रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे जन आंदोलन बन रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि ये जो टीम इंडिया है इसने एक सिद्धांत को ढंग से समझा है। देखिए, एक छोटा सा सिद्धांत होता है कि किसी भी इकाई के कार्यों पर प्रश्न उठते ही असल में होता यह है कि उसके अस्तित्व की वैधता और अधिक होती चली जाती है। किसी भी इकाई का पतन तब होता है जब प्रश्न उसके अधिकार पर उठता है। जैसे कि कल चुनाव आयोग ने कह दिया कि राहुल गांधी ये नहीं करेंगे तो फिर ऐसा नहीं करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, तो आगे जाके वो चुप हो गया। एक साधारण सी बात है, चुनाव आयोग भारत में चुनाव करवाने के लिए है, किसी को सजा देने का अधिकार उसके पास नहीं है। कोई भी अगर राजनीतिक दल चुनाव लड़ा है तो वो जानता है कि चुनाव के समय जो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें अगर कहीं वायलेशन हो जाता है तो चुनाव आयोग केस नहीं करता है, वो वहां के डीएम एसडीएम पुलिस को कहता है कि इस चीज का वायलेशन हुआ है, केस तुम करो। तो चुनाव आयोग जिस तरह से कल वो आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सचिन तेंदुलकर कह रहा है कि कल मैं 8 छक्का मारने वाला हूं। सचिन तेंदुलकर को ना 8 छक्का मारूंगा बोलने की जरूरत नहीं होती है, मैच में वो मार देता है, लोग देख लेते हैं। तो यह जो आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, और ये बहुत अच्छा हुआ कि चुनाव आयोग के इस आक्रामक भाषा का जवाब टीम इंडिया ने बहुत ढंग से, विपक्ष ने बहुत ढंग से, अभी मैं तो देख रहा था ट्विटर पे, शायद उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी अभी टीम इंडिया की ओर से निकला है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, एक पक्षीय हो गया है और वो स्वतंत्र इकाई रही नहीं। और वो स्वतंत्र इकाई इसीलिए नहीं रही क्योंकि कल जो चुनाव आयोग कह रहा था, बार बार कल जो चुनाव आयोग, बड़ा मजेदार लग रहा था मुझे, चुनाव आयोग कह रहा था कि 60 करोड़ लोगों का बिहार में हमने वोट ठीक कर दिया है, 7 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। एक छोटी सी बात पूछता हूं, आपके पास एक कार है, उसका एक ड्राइवर है, हर 9 दिन में 10वें दिन वो कार ड्राइवर आपकी कार का एक्सीडेंट कर दे, मतलब 10% उसका क्रैश रेट हो। 9 दिन कार ठीक से चलाए, 10वें दिन ठोक दे, फिर 9 दिन ठीक से चलाए, 10वें दिन ठोक दे। कितने महीने तक आप उसको अपना ड्राइवर बना के रखेंगे? और जब आप उसको पूछे कहे कि देखिए 1 दिन ठोका, उसके बात मत कीजिए, 9 दिन तो ठीक से चलाया ना। तो आपने अगर 7 करोड़ वोटरों में से 70 लाख वोटरों का नाम काट दिया और कहते हैं वो 70 लाख को मत देखो, 7 करोड़ को देखो, तो चुनाव आयोग जो भी चाहे, देखिए बिहार में कल बहुत अच्छा से इन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा था, बिहार के लोगों को ना जल्दी आप चूना उना नहीं लगा सकते, वहां पहले से ही ना लोग खैनी चूना लेके चलते रहते हैं। तो ये जो कोशिश उनकी है वहां पे, ये जो चूना लगाने की कोशिश है, ये बहुत कारगर नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार के लोग ठीक है, हो सकता है गरीब ग्रामीण श्रमजीवी हो, लेकिन इसका गरीब ग्रामीण श्रमजीवी है इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धू है। एक सच पूछिए तो जो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी रहता है वो अपने आप को टिकाने के लिए शहरी अमीर
क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी से ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसीलिए वो कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को टिकाए हुए रहता है। उसको टिकने के लिए ना, उसको गर्मी में ना तो एसी की जरूरत पड़ती है और ना तो ठंडी में उसको हीटर की जरूरत पड़ती है। वो सब परिस्थिति में अपने आप को टिकाना उसको आता है। ये इसीलिए वो टिकता है क्योंकि वो बुद्धिमान होता है। तो ये जो केचुआ कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल से केचुआ पूरी तरह से फंसा हुआ है और भाजपा ने, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, केचुआ को ये गरम आलू, SIR नाम का गरम आलू उसके हवाले करके कह दिया ये तू जान, तेरा काम जाने, मेरा काम हो गया, मेरी बदनामी काफी हो गई, अब तुम अपना डिफेंस, बट मतलब खुद अपने डिफेंस तुम खुद करो करके छोड़ दिया गया है। बहुत रोचक होने वाला है। रोचक ये जन आंदोलन के रूप में तब बदलेगा, गंभीर रूप से बताता हूं, जब ये यात्रा जब पूरे बिहार में चलेगी तो ये प्रभावशाली लोगों से मिले या नहीं मिले, लेकिन उन 65 लाख गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों से जरूर अगर मिले, तब ये जन आंदोलन का रूप ले लेगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और शुक्रिया रविंद्र जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका और पुष्पेन जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये जन आंदोलन तो बन ही गया है, इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा में और तेजस्वी की यात्रा में इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल साफ है कि अब कोई पर्दा रहा ही नहीं है। जो एक झिरी बची हुई थी, वो झिरी भी कल जो है वो चुनाव आयोग ने